हेलो जुडिशरी एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी सिंस अब डेट आ चुकी है। ठीक है, तो हमने 2 एक्ट्स पूरे कर भी लिए हैं। आज हम करेंगे रजिस्ट्रेशन एक्ट स्टार्ट। ठीक है, उसके बाद हमारे 2 एक्ट्स और बचेंगे, कोर्ट फीस एक्ट और CGLRC। ठीक है, मैं ये पूरा कंप्लीट कराऊंगी। देन उसके बाद हमारे ऐप में हमारी टेस्ट सीरीज चलेगी जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी और उसमें फुल लेंथ टेस्ट सीरीज होगी वो। ठीक है, तो आप प्लीज़ डाउनलोड करिए एंड डू अटेम्प्ट दोज टेस्ट सीरीज। ओके, अभी आपकी स्ट्रैटेजी ऐसी होनी चाहिए कि आपको अप्रैल तक के सारे सब्जेक्ट्स अपने कंप्लीट करके आपको मिड अप्रैल से यू शुड स्टार्ट गिविंग मॉक्स। ठीक है, आप लोग जितना मॉक्स देंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, आप उतना ही अच्छा परफॉर्म करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, ये एक्ट है 1908 का। एक्ट नंबर है इसका 16। ठीक है, रजिस्ट्रेशन एक्ट क्यों बनाया गया था? क्यों बनाया गया था? टू कंसोलिडेट द लॉज रिलेटिंग टू द रजिस्ट्रेशन। ठीक है, इसमें अमेंड नहीं है, इसका जो प्रियम्बल है इसमें अमेंड नहीं है, आप लोग ध्यान रखिएगा। एन एक्ट कंसोलिडेटिंग द इनैक्टमेंट्स रिलेटिंग टू द रजिस्ट्रेशन एक्ट। ठीक है, इसका इनैक्टमेंट डेट है, ठीक है, इसका इनैक्टमेंट डेट है 18 दिसंबर 1908। ओके, इनैक्टमेंट डेट इज 18 दिसंबर 1908। 18 दिसंबर को और क्या होता है? गुरु घासीदास जयंती भी होती है। आप लोग कमेंट में बताइएगा, थोड़ा सा मैं छत्तीसगढ़ का भी जीके पूछ दे रही हूँ। गुरु घासीदास का बर्थ प्लेस कहाँ पे है? ठीक है, आप लोग बिल्कुल कमेंट करिएगा, जिससे आप लोग का थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं पता चले कि कितनी तैयारी हो रही है आपकी CGGK की। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इनैक्टमेंट डेट है 18 दिसंबर 1908 एंड एनफोर्समेंट डेट है 1 जनवरी 1909। ठीक, एक्ट नंबर क्या है? 16 1908। ओके, इसमें कितने पार्ट्स हैं? इसमें है 15 पार्ट्स एंड 93 सेक्शंस है। ओके, 15 पार्ट एंड 93 सेक्शंस है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया, दिस एक्ट कंसोलिडेट्स। ठीक है, स्कैटर्ड अक्रॉस 7 इनैक्टमेंट्स थे, सारे को कंपाइल करके इन्होंने एक कोडिफाइड लॉ बनाया, सिंगल लॉ बनाया। ये भी काइंड ऑफ प्रोसीजरल लॉ है। ठीक है, इसमें किस टाइप के प्रोसीजर के बारे में बात की? रजिस्ट्रार ऑफिस, सब रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्रेशन के लिए किस तरीके से प्रोसीजर फॉलो होगा उसके बारे में बात करिए। ठीक है, जैसा कि इसमें 15 पार्ट्स हैं, तो हम 5 5 5 करके इसको 3 पार्ट में हम कवर करेंगे। ओके, ठीक है, इसमें रीसेंट अमेंडमेंट है 2001 का अमेंडमेंट, जिसमें डिजिटलाइजेशन आया। ठीक है, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन डॉक्यूमेंट्स एंड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन आया। आप लोग देखे होंगे रजिस्ट्रेशन ऑफिस में आप जब भी रजिस्टर कराते हैं तो आजकल फिंगरप्रिंट लेते हैं, जब सारे एग्जीक्यूटेंट को बुलाया जाता है। ठीक है, विटनेसेस को बुलाया जाता है, सबका एक डिजिटल सिग्नेचर होता है एंड फिंगरप्रिंट लिया जाता है एंड फोटोज वगैरह ली जाती है। ठीक है, तो ये अमेंडमेंट कब से आया? 2001 के अमेंडमेंट से आया। क्लियर? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आज अपन पढ़ेंगे पार्ट 1, प्रिलिमिनरी। इसमें क्या बोला गया? रजिस्ट्रेशन एक्ट को क्या बोला जाएगा? द रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1908। कहाँ एक्सटेंड होगा? होल ऑफ इंडिया में एक्सटेंड होगा। ठीक है, इसका एनफोर्समेंट डेट क्या होगा? 1 जनवरी 1909। अब छत्तीसगढ़ का एनफोर्समेंट, ये छत्तीसगढ़ में कब से एनफोर्स हुआ? 1 नवंबर 2000। ठीक है, विथ नेसेसरी अमेंडमेंट्स जो छत्तीसगढ़ के लिए ज़रूरी है। ठीक है, 1 नवंबर 2000। ओके, देन इसके बाद सेकंड में आते हैं हमारे डेफिनेशंस। इसमें टोटल है 10 डेफिनेशंस दिए हुए हैं। ओके, तो एडिशन सबसे पहला है, ये भी अल्फ़ाबेटिकल वाइज है डेफिनेशंस इसमें। सबसे पहला है एडिशन। एडिशन मतलब क्या होगा? तो जो भी इंडिविजुअल के रेसिडेंस होते हैं, प्रोफेशन होते हैं, ट्रेड होगा, अगर उनका कोई टाइटल है वो उपाधि, ठीक है, या उनका कोई रैंक है ना, अगर कोई पर्सन जो है अगर इंडियन है तो उसके फादर के नाम से जाना जाता है तो उसका फादर का नाम, और अगर अपनी मदर के नाम से जाना जाता है तो उसके मदर का नाम। ये सारे जो होते हैं एडिशंस कहलाते
बनाते हैं। ओके, देन उसके बाद आता है हमारा बुक। बुक मतलब होता है एनी डॉक्यूमेंट और कलेक्शन ऑफ शीट्स फॉर्मिंग अ लीगल रिकॉर्ड, ठीक है, या फिर मतलब एक पोर्शन ऑफ बुक या फिर ऐसे नंबर ऑफ शीट्स जो अगर टुगेदर कनेक्ट किए जाए तो ये एक बुक बनाते हैं, ठीक है, या फिर पोर्शन ऑफ बुक बनाते हैं, ऐसा दिया है। देन उसके बाद आता है डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट। तो मतलब होगा डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट, सिंपल बोला है, जो कि इस एक्ट के अंदर फॉर्म हुए हैं। ओके, देन डिस्ट्रिक्ट कोड में हमारा आएगा हाई कोर्ट इन इट्स ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन, ठीक है, जब वो अपना सिविल जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करेगा तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का भी बोला जाएगा उसे। ओके, देन आता है हमारा एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट या फिर एंडोर्स्ड, ठीक है, एंडोर्समेंट का मतलब होता है पृष्ठांकन, है ना, पृष्ठांकित करना। तो इसमें क्या मतलब है कि एंट्री अप्लाई करना, अप्लाई टू एन एंट्री राइटिंग बाय रजिस्टरिंग ऑफिसर्स, ठीक है, जब वो एंट्री अपनी कॉपी में या बुक में एंट्री करते हैं तो उसका मतलब होता है एंडोर्स करना, ठीक है, एंडोर्सिंग, एंडोर्समेंट। ओके, फिर उसके बाद आता है इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स लैंड, बिल्डिंग्स, हेरिडिटरी अलाउंस, राइट ऑफ वेज, लाइट्स, फेरीज, ठीक है, फिशरीज एंड एनी अदर बेनिफिट टू अराइज आउट ऑफ लैंड, ठीक है, या फिर थिंग्स अटैच टू द लैंड, ठीक है, जिसको अलग नहीं किया जा सकता। ओके, बट इसमें क्या क्या नहीं आता है ये इंपॉर्टेंट है। तो स्टैंडिंग टिम्बर, क्रॉप्स एंड ग्रास, ये सारी चीजें नहीं आएंगी। क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन यही आता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्सक्लूड्स, क्या एक्सक्लूड होंगे, स्टैंडिंग टिम्बर, क्रॉप्स एंड ग्रोइंग ग्रास। ओके, देन आता है हमारा लीज। लीज का मतलब क्या होता है, इंक्लूडिंग अग्रीमेंट्स टू लीज, ठीक है, काउंटर पार्ट होता है, काबूलियत होती है एंड अंडरटेकिंग होता है टू कल्टिवेट, ठीक है, ये आता है आपका लीज के अंदर। क्लियर है यहाँ पर। उसके बाद हमारा आता है माइनर। माइनर जो कि मेजॉरिटी अटेंड नहीं किया है वो कहलाता है माइनर। ओके, देन उसके बाद आता है मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी में जो है मूवेबल प्रॉपर्टी में एक्सक्लूड होते हैं वही सारे मूवेबल प्रॉपर्टी में आते हैं। तो स्टैंडिंग क्रॉप्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, सॉरी स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड अदर प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। देन आता है हमारा रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव्स कौन होता है, तो गार्जियन ऑफ अ माइनर होगा, है ना, या फिर कमिटी या फिर कोई भी लीगल क्यूरेटर ऑफ अ ल्यूनाटिक और इडियट, ये सारे जो होते हैं वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स कहलाते हैं, है ना। हमारे 10 डेफिनेशंस है। सबसे पहला है एडिशन, ए फॉर एडिशन, बी फॉर बुक, सी हमारे पास नहीं है, डी फॉर डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिस्ट्रिक्ट, देन अगेन डी फॉर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, देन आता है ई फॉर एंडोर्समेंट, एफ जी एच नहीं है, आई फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी, देन एल फॉर लीज एंड एम फॉर माइनर, एम फॉर मूवेबल प्रॉपर्टी एंड लास्ट इज आर फॉर रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है। यहाँ तक का हमारा डेफिनेशन पार्ट होता है कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा पार्ट 2 चालू होता है, ठीक है, सेकेंड पार्ट। इसमें बताया है हमारा सबसे पहले सेक्शन 3। सेक्शन 3 ये बताया है कि इंस्पेक्टर जनरल होंगे एक रजिस्ट्रेशन के, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट जो है एक ऑफिसर को इंस्पेक्टर जनरल अपॉइंट करेगी फॉर रजिस्ट्रेशन, ठीक है, उस टेरिटरी के लिए। लेकिन इसमें यह भी बोला है कि चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट किसी एक ही आदमी को पावर ना देते हुए किसी एक ऑफिसर को उतनी पावर दे दे जो कि इंस्पेक्टर जनरल की होती है, ठीक है। इसीलिए इस पे एक सेकेंड सब क्लॉज ये भी बोला है कि इंस्पेक्टर जनरल जो होंगे वो साइमल्टेनियसली अदर ऑफिसेस भी होल्ड कर सकेंगे अंडर द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। मतलब वो ऑलरेडी अगर किसी पोस्ट पे है तो वो भी इंस्पेक्टर जनरल का काम कर सकते हैं। क्लियर। देन आएगा हमारा सेक्शन 4 ओमिटेड है, सेक्शन 5। सेक्शन 5 आएगा डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिस्ट्रिक्ट। तो इस एक्ट के पर्पस के लिए स्टेट गवर्नमेंट जो है वो एक डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट बनाएगी, ठीक है, और शैल प्रिस्क्राइब एंड में ऑल्टर, उसका जो डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्रीज है उसको ऑल्टर भी कर सकती है और लिमिट भी कर सकती है, ठीक है, सच डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट की। और जब भी वो ऑल्टर या लिमिट करेगी, कुछ उसमें चेंजेस करेगी बाउंड्रीज में, तो वो हमेशा ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई किया जाएगा। सारे ऑल्टरेशन भी ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई
नोटिफाई करे जाएंगे, ठीक है। और उसका डेट कब से रहेगा, जिस दिन से वो नोटिफिकेशन आएगी उस दिन से वो इफेक्टिव हो जाएगा। ये बोला है हमारा सेक्शन 5। देन आता है हमारा सेक्शन 6। सेक्शन 6 बात करता है रजिस्ट्रार्स एंड सब रजिस्ट्रार्स के बारे में। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है कुछ पर्सन्स को, चाहे वो पब्लिक ऑफिस पे हो या ना हो, अगर उनको सही लगता है तो वो उनको रजिस्ट्रार अपॉइंट करेगी ऑफ सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स, और उनको सब रजिस्ट्रार अपॉइंट करेगी और सेवरल सब डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। जैसा भी बनाया जाएगा डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट उस हिसाब से। क्लियर है। कौन अपॉइंट करेगी, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। इंस्पेक्टर जनरल भी कौन अपॉइंट करेगी, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। ओके। देन आता है हमारा सेक्शन 7, ऑफिसेज ऑफ रजिस्ट्रार्स एंड सब रजिस्ट्रार्स, ठीक है। ये भी कौन बनाएगी, स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट जो है हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक रजिस्ट्रार की ऑफिस बनाएगी, और सब रजिस्ट्रार की मल्टीपल ऑफिसेज बना सकती है हर एक सब डिस्ट्रिक्ट्स में। क्लियर। और वो क्या कर सकती है, रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार दोनों के ऑफिस को अमलगमेट करके, दोनों को एक जोड़ के एक ही ऑफिस में दोनों को रख सकती है, और चाहे तो सब रजिस्ट्रार को भी जरूरत पड़ने पे रजिस्ट्रार की पावर दे सकती है, ठीक है। लेकिन सब रजिस्ट्रार को पावर मिलेगी, फिर भी वो क्या नहीं करेगा, वो कोई अपील नहीं सुनेगा, ठीक है। और जो भी उसने ऑर्डर पास करी है, ऑर्डर पास बाय हिमसेल्फ है, उसको नहीं सुनेगा, ठीक है। मतलब उसके द्वारा पास की गई ऑर्डर की अपील को वो नहीं सुनेगा। क्लियर। देन आएगा हमारा सेक्शन 8, इंस्पेक्टर्स ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफिसेज। इंस्पेक्टर जनरल अलग है और इंस्पेक्टर्स अलग हैं। क्लियर। इंस्पेक्टर्स ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफिसेज अलग होंगे, ये भी कौन अपॉइंट करेगी, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, और उनको उनकी ड्यूटीज बताएगी, ठीक है। और ये जो होंगे ये इंस्पेक्टर जनरल के सबॉर्डिनेट होंगे। क्लियर। ये जो इंस्पेक्टर होंगे इंस्पेक्टर जनरल के सबॉर्डिनेट होंगे। देन आता है हमारा इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन 10 एंड सेक्शन 11, ठीक है। सेक्शन 11, सेक्शन 12, ये सारे ही इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। इसमें बोला गया है, आपको एकदम शॉर्ट पे बता रही हूँ, आप इस पे बेयर एक्ट पे जाएंगे अगर आप पढ़ने तो आपको हो सकता है कंफ्यूजन हो, ठीक है। तो मैं आपको बता रही हूँ, कॉमन सिटीज है, ठीक है, प्रेसिडेंसी टाउन जहाँ पे नहीं है, ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है, जहाँ पे प्रेसिडेंसी टाउन नहीं है, कॉमन सिटीज है, वहाँ पे अगर रजिस्ट्रार नहीं आता है, रजिस्ट्रार की जो सीट है वो खाली है, वेकेंट है, ठीक है, मतलब अदरवाइज देन ऑन हिज ड्यूटी, मतलब ड्यूटी में रहते हुए वो छुट्टी नहीं मारा है, अदरवाइज देन ऑन हिज ड्यूटी उसकी सीट अगर खाली है, वेकेंट है, ठीक है, तो उसकी टेम्पररीली वैकेंसी के लिए किसी पर्सन को अपॉइंट करेंगे, है ना, किसी पर्सन को अपॉइंट करेंगे। तो कॉमन सिटी में या तो इंस्पेक्टर जनरल किसी को अपॉइंट करेगा उसके बिहाफ में, और अगर इंस्पेक्टर जनरल नहीं करता है तो उसकी जगह पे डिफॉल्ट पे, इस डिफॉल्ट पे जो जज होंगे, डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है, जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होंगे, वो उतने टाइम के लिए एज ए रजिस्ट्रार वहां पे काम करेंगे। क्लियर है। ये कॉमन सिटीज की बात कर रही हूँ, ठीक है। अब सेकंड आता है कि रजिस्ट्रार जो है अगर प्रेसिडेंसी टाउन में एब्सेंट है तो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जज नहीं अज्यूम करेंगे चार्जेस, ओके। वहाँ पे इंस्पेक्टर जनरल ही किसी को अपॉइंट करेगा, वो ही काम करेगा। क्लियर है। आप बेयर एक्ट पे जाएंगे तो बहुत बड़ा सा उस पर पैराग्राफ दिया हुआ है, आप बहुत घूम जाएंगे। ये एक नोट्स है, इससे भी आप पढ़ेंगे तो बहुत ईजी पड़ेगा, इसीलिए मैंने बता भी दिया है, ठीक है। अगर कॉमन सिटीज है जहाँ पे प्रेसिडेंसी टाउन्स नहीं है, वहाँ पे या तो इंस्पेक्टर जनरल अपॉइंट करेगा या फिर उसके डिफॉल्ट पे डिस्ट्रिक्ट जज होंगे जो कोर्ट के, वो रजिस्ट्रार के चार्जेस संभालेंगे, है ना। और अगर प्रेसिडेंसी टाउन है तो वहाँ पे सिर्फ इंस्पेक्टर जनरल जो है वो ही अपॉइंट करेगा इनके बिहाफ में। क्लियर है यहाँ तक का आप लोग को, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा सेक्शन 11। सेक्शन 11 ये बात करता है, अब रजिस्ट्रार की ड्यूटी है बट वो किसी काम से नहीं आ पा रहा है, ठीक है, तबीयत खराब हो गई है या खाली हो गई है वो सीट, वो कहीं चला गया है, उसकी ट्रांसफर हो गई है, उतने टाइम तक किसी को अपॉइंट नहीं किया गया है, ठीक है, तो रजिस्ट्रार इज एब्सेंट और द पोस्ट इज वेकेंट, तो रजिस्ट्रार जो होगा ऑफ द डिस्ट्रिक्ट वो खुद अपॉइंट करके जाएगा, ठीक है।
रजिस्ट्रार होगा वो ही अपॉइंट करके जाएगा कि मेरी जगह में यहाँ पे काम कौन करेगा। क्लियर है, क्योंकि वो ड्यूटी के बीच में जा रहा है, ठीक है। और इससे पहले जो था वो ड्यूटी अदरवाइज देन ऑन ड्यूटी था, और ये ड्यूटी के बीच में जा रहा है। ओके, नेक्स्ट सेक्शन 12, सब रजिस्ट्रार्स की एब्सेंस और वैकेंसी। अब रजिस्ट्रार की हो गई, अब सब रजिस्ट्रार की वैकेंसी है, छुट्टी पे है या उसकी जगह खाली है, तो रजिस्ट्रार होगा जो सब डिस्ट्रिक्ट का, वो किसी भी सब रजिस्ट्रार को, ठीक है, या फिर किसी भी अदर पर्सन को जो कि उस डिस्ट्रिक्ट में है, उसको अपॉइंट करेगा कि वो सब रजिस्ट्रार की सारी ड्यूटीज परफॉर्म करे। क्लियर है यहाँ तक का, जब तक के वैकेंसी फिल नहीं हो जाती। क्लियर है यहाँ तक का। उसके बाद 13 बोला है, जो 10, 11 और 12 में जो अपॉइंटमेंट हो रही है, ये सारे की रिपोर्ट आपको करनी है स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। टेम्पररी अपॉइंटमेंट्स की रिपोर्ट किसको करनी है? स्टेट गवर्नमेंट को। और रिपोर्ट कैसी होगी? स्पेशल भी हो सकती है और जनरल भी हो सकती है। क्लियर है यहाँ तक। देन हम आगे बढ़ेंगे, सेक्शन 14। सेक्शन 14 में ये बोला है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रजिस्टरिंग ऑफिसेस, ठीक है, रजिस्टरिंग ऑफिसेस। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है बनाएगी, स्टैब्लिश करेगी, क्या करेगी? रजिस्टरिंग ऑफिसेस, रजिस्ट्रेशन ऑफिसेस जो है वो स्टैब्लिश करेगी, ठीक है। देन आएगा हमारा सील। सेक्शन 15 में बोला है कि हर एक रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार एक अपना ऑफिशियल सील यूज करेंगे, ठीक है, जिसमें इंस्क्रिप्शन जो होगा इंग्लिश में होगा या फिर कोई भी लैंग्वेज में होगा जो कि स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करे। और उस सील में क्या लिखा होगा? इट द सील ऑफ रजिस्ट्रार, ठीक है। और अगर नहीं है, रजिस्ट्रार नहीं है, सब रजिस्ट्रार है, तो सब रजिस्ट्रार आप लोग देख लेना, ठीक है। ऑफ और जगह का नाम रहेगा। क्लियर, ये उनका सील रहेगा, ठीक है। सेक्शन 15 में बताया कि ये सील रहेगा। देन आता है हमारा सेक्शन 16। सेक्शन 16 बोलता है रजिस्टर बुक्स एंड फायर प्रूफ बॉक्सेस या फायर प्रूफ स्टोरेज। आप लोग एक चीज ये नोट कर लीजिए कि रजिस्ट्रार जो होते हैं और एक सब रजिस्ट्रार होते हैं, ठीक है। एक रजिस्ट्रार का ऑफिस होता है और एक होता है सब रजिस्ट्रार का ऑफिस। रजिस्ट्रार के ऑफिस पे क्या होते हैं? 6 बुक्स होते हैं, और सब रजिस्ट्रार के ऑफिस पे 5 बुक्स होते हैं, ठीक है। क्लियर है, हम पढ़ेंगे आगे, इस बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। देन इसके बाद आता है हमारा रजिस्टर बुक्स एंड फायर प्रूफ बॉक्सेस। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है, ठीक है, शैल सप्लाई हर एक रजिस्टरिंग ऑफिस में नेसेसरी बुक्स, जितनी ज़रूरत की बुक्स हैं वो रखेंगी। एंड ये बुक्स कैसे फॉर्म में होंगी? प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में होंगी, कंसिक्यूटिवली नंबर्ड पेजेस होंगे उसमें, ठीक है, और सर्टिफाइड होगी, हर एक जगह पे सील लगा होगा। ओके, और एक फायर प्रूफ बॉक्स। ये फायर प्रूफ बॉक्स क्यों रखा जाता है, आप लोग को पता है क्या? पता होगा तो आप लोग एक बार बताइएगा, नहीं तो हम जब पढ़ेंगे इस बुक्स के बारे में तब मैं आप लोग को बताऊंगी, ठीक है। अगर पता होगा तो आप लोग प्लीज कमेंट करके इसको बताइएगा, ठीक। फायर प्रूफ जो होंगे बॉक्स भी रजिस्ट्रार के ऑफिस में प्रोवाइड करे जाएंगे, और प्रॉपर अरेंजमेंट रखी जाएगी कि सेफ कस्टडी जो रखी जाए, सारे रजिस्ट्रेशन जो रिकॉर्ड होंगे उसको सेफ कस्टडी में रखा जाए, उसके लिए प्रॉपर अरेंजमेंट करी जाएगी। क्लियर है, ये आप बताइएगा जरूर, फायर प्रूफ बॉक्स रजिस्ट्रार के ऑफिस में काहे के लिए होते हैं, उसका यूज क्या होता है। क्लियर। देन आता है हमारा सेक्शन 16A। ये कौन से अमेंडमेंट से आया था? हमने अभी इंट्रोडक्शन में पढ़ा था, जिससे डिजिटलाइजेशन आया, 2001 के अमेंडमेंट से आया था, ठीक है। इस अमेंडमेंट में क्या बोला था? इस अमेंडमेंट में बोला था कि रजिस्टर जो है उसको कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट्स में, जैसे फ्लॉपीज डिस्क, ठीक है, या फिर अदर डिजिटल स्टोरेज मीडिया में भी रखा जाएगा, ठीक है। और वो किस तरीके से रखे जाएंगे? प्रेस्क्राइब्ड मैनर्स में, एडिक्वेट सेफ गार्ड के साथ, ठीक है। और ये डिसाइड कौन करेगा कि कैसे रखा जाएगा, किस मैनर में रखना है? इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। और ये जो भी इलेक्ट्रॉनिक बुक्स जो होंगी, जो भी रजिस्टरिंग ऑफिसर जो है अपने सील के अंदर अपने हैंड से इशू करेगी, वो वैलिड कॉपीज मानी जाएगी, ठीक है, वैलिड कॉपीज मानी जाएगी। क्लियर।
सेक्शन 16A तक क्लियर। यहाँ हमारा पार्ट 2 खत्म होगा। 3 से लेके हमारा सेक्शन 16A तक का पार्ट 2 था। अब हम जल्दी से रिवाइज करेंगे। सेक्शन 3 में क्या था? इंस्पेक्टर जनरल, ठीक है, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन। सेक्शन 4 ऑमिटेड था। सेक्शन 5 में था डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिस्ट्रिक्ट। सेक्शन 6 में था रजिस्ट्रार एंड सब रजिस्ट्रार। सेक्शन 7 में था ऑफिसेज ऑफ रजिस्ट्रार एंड सब रजिस्ट्रार। सेक्शन 8 में था इंस्पेक्टर्स ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफिसेज। सेक्शन 9 ओमिटेड। सेक्शन 10 में था एब्सेंस और वैकेंसी। सेक्शन 11 में था रजिस्ट्रार की वैकेंसी। सेक्शन 12 में था सब रजिस्ट्रार की वैकेंसी। सेक्शन 13 में था कि इनकी जो टेम्परेरी अपॉइंटमेंट होगी उसका रिपोर्ट हम स्टेट गवर्नमेंट को करेंगे। सेक्शन 14 में था इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रजिस्टरिंग ऑफिसेज, ठीक है। सेक्शन 15 में था आप लोग का सील होगा एक। सेक्शन 16 में था बुक्स एंड फायर प्रूफ बॉक्सेस। एंड सेक्शन 16A में था डिजिटल फॉर्म में भी रखा जाएगा सारे रिकॉर्ड्स को। क्लियर है? अब हम आगे बढ़ेंगे पार्ट 3। पार्ट थ्री इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। इसमें 2 सेक्शंस है जो कि बहुत हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चंस आने ही हैं, ठीक है। एक होता है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन और एक होता है ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन। तो कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसका रजिस्ट्रेशन होता है कंपलसरी। अगर वो कंपलसरी आपने रजिस्टर नहीं कराया है तो उसको आप एज एन एविडेंस कभी यूज़ नहीं कर पाएंगे, ओके। और एक होता है ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन, ठीक है। ऑप्शनल में आप चाहे तो उसको रजिस्टर कराएं या ना कराएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अब आपको मैं एक बता रही हूँ, या तो आप सेक्शन 17 को याद कर लो या तो आप सेक्शन 18 को याद कर लो, ठीक है। आप कोई भी एक को लेकिन अच्छे से याद कर लो। किसको भी याद करोगे तो दूसरा अपने आप रेडी हो जाएगा। क्लियर है? इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड मैंडेटरी, ठीक है, आर इज रिक्वायर्ड, इज रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल, इस टाइप से ही क्वेश्चंस आएंगे। और आपको ये जो इसमें दिए हुए हैं इसी का ऑप्शन में आएगा, ठीक है। ये अगेन मैं आपको बोलूंगी, आप बेयर एक्ट में जाएंगे तो घूम जाएंगे, बहुत बड़ा है, 2 पेज का आपका सेक्शन 17 है ना, तो आप बहुत घूम जाएंगे। तो आप ये नोट्स प्रेफर करिएगा, ठीक है। तो सेक्शन 17 में मैं आपको बता दूँ, आपको ये सिर्फ 5 पॉइंट्स याद करने हैं, आपको उसके आगे नहीं जाना है, आपको उसके पीछे नहीं जाना है। सेक्शन 17 में किस, ठीक है, सिर्फ 5 पॉइंट्स याद करने हैं। और एक वर्ड याद रख लेना, नॉन टेस्टामेंट्री, ठीक है। आप लोग को मेरे ख्याल से आइडिया होगा टेस्टामेंट्री क्या होते हैं और नॉन टेस्टामेंट्री क्या होते हैं। अगर नहीं होगा तो मैं आप लोग को बता देती हूँ। टेस्टामेंट्री मतलब होता है वसीयतीय डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं विल जैसे, ठीक है। विल कैसे इन्फोर्स होता है? ये हमेशा डेथ, आफ्टर द डेथ ऑफ टेस्टेटर ही वो डॉक्यूमेंट जो है इन्फोर्स होता है। और नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट होते हैं निर्वसीयतीय, ठीक है, इसे हिंदी में बोला जाता है निर्वसीयतीय डॉक्यूमेंट्स होते हैं। और ये कैसे इन्फोर्स होते हैं? ये लाइफ टाइम पे, मतलब एज पे इन्फोर्स होते हैं, जीवित व्यक्ति के द्वारा ही इन्फोर्स किए जाते हैं, ठीक है। ये डिफरेंस होता है। क्लियर? अब हम पढ़ते हैं किसका किसका रजिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला है इमूवेबल प्रॉपर्टी का अगर आप गिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का आप गिफ्ट कर रहे हैं तो ये हम टीपीए में भी पढ़े हैं, रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी। सेकंड आता है अगेन, यहाँ नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट आपको कहीं भी दिख जाए, नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट, सॉरी, नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट आपको कहीं भी दिख जाए, आपको मान के चलना है कि वो मैंडेटरी है उसका रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स परपर्टिंग टू क्रिएट, डिक्लेयर, असाइन, लिमिट या फिर एक्सटिंग्विश, ठीक है, या तो प्रेजेंट में या तो फ्यूचर में किसी का भी हक, टाइटल या फिर इंटरेस्ट, ठीक है। और क्या है, 100 रुपए से ज्यादा का इमूवेबल प्रॉपर्टी में किसी की राइट, किसी का टाइटल और किसी के इंटरेस्ट को या तो बना रहे हैं या तो घोषणा कर रहे हैं या तो असाइन कर रहे हैं या तो उसको लिमिट कर रहे हैं या फिर खत्म कर रहे हैं, ठीक है। ये कुछ नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट से कर रहे हैं तो उसके लिए वो इंस्ट्रूमेंट का रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है। थर्ड बोला है नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट अगेन एक्नॉलेजिंग रिसीट और पेमेंट ऑफ एनी कंसिडरेशन, ठीक है, अग्रीमेंट की बात है यहाँ पे। ये थी डीड, ये है अग्रीमेंट, ठीक है, जिसमें एक्नॉलेजमेंट हो, एक्नॉलेजिंग रिसीट आ रही है या पेमेंट आ रहा है ना। और जिसे किसका पेमेंट आ रहा है?
तो कंसिडरेशन जो कि क्रिएशन, डिक्लेरेशन, असाइनमेंट के लिए जो पेमेंट कंसिडरेशन मिला है उसका पेमेंट आ रहा है, उसका जो एक्नॉलेजमेंट है उसको, अगर वो भी नॉन टेस्टामेंटरी इंस्ट्रूमेंट से है तो क्या करना है, जरूरी है। ठीक है। देन आता है लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ईयर टू ईयर। मंथ टू मंथ वाले में नहीं कंपलसरी है, ईयर टू ईयर के लिए कंपलसरी है फॉर टर्म एक्सीडिंग 1 ईयर और रिजर्विंग अ ईयरली रेंट। क्लियर। देन आता है नॉन टेस्टामेंट्री अगेन इंस्ट्रूमेंट, ट्रांसफरिंग और असाइनिंग एनी डिक्री या ऑर्डर ऑफ कोर्ट या फिर अवार्ड। ठीक है, और 100 रुपये से ज़्यादा है तो ये सारे कंडीशंस में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। ओके, आपको बस इतना ही पढ़ना है, इस पे ज़्यादा इस पे घुसने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। इसके बाद ये सारे जो आते हैं ये सारे की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसीलिए ये ऑप्शनल में माने जाते हैं। ठीक है, एक रीड मार लेना। और एक ये इंपॉर्टेंट आ जाता है अपना कि अगर अडॉप्ट कर रहे हैं आप, कोई सन अडॉप्ट कर रहे हैं, डॉटर की बात नहीं करी गई है यहाँ पे, सन अडॉप्ट कर रहे हैं एग्जीक्यूटेड आफ्टर 1 जनवरी 1872, ठीक है, और वो विल से नहीं है तो उसको भी रजिस्टर करना जरूरी है। क्लियर। देन आता है हमारा सेक्शन 18 ऑप्शनल। किसका किसका ऑप्शनल है, तो एक्सेप्ट गिफ्ट, एक्सेप्ट गिफ्ट एंड विल। ठीक है, एक्सेप्ट गिफ्ट्स एंड विल्स। ठीक है, क्रिएटिंग, डिक्लेयरिंग, असाइनिंग, लिमिटिंग, एक्सटिंग्विशिंग एनी राइट, और 100 रुपये से कम है तो, है ना। यहाँ देखो, यहाँ नॉन टेस्टामेंट्री गायब हो गया, यहाँ सिर्फ इंस्ट्रूमेंट वर्ड यूज हो रहा है ना। वैसे ही सेम है इंस्ट्रूमेंट, एक्नॉलेजिंग रिसीट, पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन फॉर डिक्लेरेशन, असाइनमेंट, है ना। देन उसके बाद आता है लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, वो क्या था, 1 ईयर है। एंड उसके बाद फोर्थ इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफरिंग और असाइनिंग, ये अगेन सिंपल इंस्ट्रूमेंट आया है, लेस देन 100 इंस्ट्रूमेंट और लेस देन 100 रुपीज। क्लियर। देन इंस्ट्रूमेंट अदर देन विल्स, विल का रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है ना, विल्स ऑप्शनल। एनी अदर डॉक्यूमेंट्स नॉट मैंडेटरी रिक्वायर्ड, ठीक है, जो कि मैंडेटरीली रिक्वायर्ड नहीं है, जैसे सेक्शन 17 में ये सब आया है ना, ये सब मैंडेटरी रिक्वायर्ड नहीं है, तो ये सारे जो होंगे ऑप्शनल होंगे। क्लियर, सेक्शन 18 क्लियर। अब सेक्शन 19, सेक्शन 19 ये बोलता है कि अगर जो डॉक्यूमेंट है वो रजिस्ट्रेशन के लिए अगर प्रेजेंट कर रहे हैं, वो ऐसे लैंग्वेज में है जो कि रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को ही समझ नहीं आ रहे हैं, ठीक है, तो वो रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, रिजेक्ट कर दे। जैसे हमने कर्नाटका में कोई दो दो सपोज कर्नाटक फैमिलीज हैं, वो दोनों कुछ अग्रीमेंट कर रहे हैं, वो लोग कन्नड़ लैंग्वेज में कुछ करवाए हैं, ठीक है, एक डीडीआर अग्रीमेंट जो भी है उन लोग कन्नड़ लैंग्वेज में करवाए हैं और वो यहाँ छत्तीसगढ़ में लाके प्रेजेंट कर रहे हैं। अब यहाँ के रजिस्टरिंग ऑफिसर्स को तो कन्नड़ लैंग्वेज ना रीड कर पा रहा है ना समझ पा रहे हैं, ठीक है, तो वो रिजेक्ट कर देगा उसका रजिस्ट्रेशन। ठीक है, वो कब तक अलाउ नहीं करेगा, जब तक कि एक ट्रांसलेशन कॉपी जो है साथ में उसके ना दी जाए इन लैंग्वेज कॉमनली यूज्ड इन डिस्ट्रिक्ट, एंड एक ट्रू कॉपी ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ये दोनों चीज जब तक के ना दी जाए वो मना कर देगा, रिफ्यूज कर देगा रजिस्टर करने से। क्लियर। देन आता है हमारा सेक्शन 20, है ना, डॉक्यूमेंट विथ ऑल्टरेशन, ब्लैंक्स और इरेजर्स, है ना। रजिस्टरिंग ऑफिसर्स जो है रिफ्यूज कर सकते हैं। जैसे मैं बताती हूँ आप लोग को, अगर ये मैंने एक डीड बनाई, है ना, यहाँ पे लिखा है कुछ कुछ, यहाँ मैंने छोड़ दिया, फिर कुछ कुछ लिखा है, फिर मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ छोड़ दिया, ये सीन लिखा हुआ है ना, यहाँ पे इंटरलिशन इंटरलिनेशन है, ठीक है, ब्लैंक्स है, या फिर मैंने कुछ ऐसे काट पीट कर दिया है ना, या फिर कुछ ऑल्टर करा हुआ है, तो ये वाले डॉक्यूमेंट को भी वो एक्सेप्ट करने से मना करेंगे, है ना। लेकिन कब एक्सेप्ट करेंगे, जब मैं डॉक्यूमेंट दे रही हूँ और मैंने जहाँ पे यहाँ पे लिखा है ना, जैसे काट किया है या फिर ब्लैंक है, तो यहाँ पे मैं अपना इनिशियल कर रही हूँ या साइन कर दे रही हूँ अपना, ठीक है, मतलब मैं श्योर कर रही हूँ कि मैंने एग्जीक्यूट किया है और मैं अपना सिग्नेचर या इनिशियल्स लगा रही हूँ, तब वो एक्सेप्ट करेंगे। और जब इसको रजिस्टर करेंगे तो वो जो भी चेंजेस हुए हैं रजिस्टर में वो सारे अपने रिकॉर्ड करेंगे, अपने बुक पे या कॉपी पे जिस पे भी वो रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर। देन आता है हमारा सेक्शन 21। सेक्शन 21 ये बोलता है कि प्रॉपर्टी, मैप्स और प्लान्स
जो होंगे उसका डिस्क्रिप्शन देना ज़रूरी है। जैसे आप लोग देखे होंगे कई बार आप प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराते हैं या फिर पावर ऑफ अटर्नी किसी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के लिए कराते हैं, तो जब हम उसका प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन देते हैं तो हम कैसे देते हैं, इसके साउथ पे ये है, इसके पूर्व पे नाली बनी हुई है, इसके दक्षिण पे रोड बना हुआ है, इसके बगल पे इसका घर है, ठीक है, इसके सामने में एक गार्डन है, ये वाला आप डिस्क्रिप्शन पूरा देते हैं, है ना। तो वैसे ही आप डिस्क्रिप्शन देंगे, क्लियर, ताकि आप प्रॉपर्टी को प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई कर पाए। अगर हाउसेस हैं तो वही नॉर्थ साउथ आपको बताना पड़ेगा, है ना। अदर हाउसेस हैं आजू बाजू में दूसरे के घर है तो उनका बताना पड़ेगा। और ये किसके रेफरेंस में देंगे, गवर्नमेंट मैप या सर्वे के रेफरेंस में देंगे, क्लियर। और अगर मैप वगैरह है तो उसकी ट्रू कॉपी के साथ आपको देना है, ठीक है। और अगर प्रॉपर्टी जो है मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स में है तो सारे डिस्ट्रिक्ट से कॉपी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, जितने डिस्ट्रिक्ट पे है उतने नंबर की कॉपी। जैसे 3 डिस्ट्रिक्ट में आ रहा है आपका, अगर प्लेस जो है ज़मीन जो है 3 डिस्ट्रिक्ट को कवर कर रही है तो 3 कॉपी आपको बना के देनी है, क्लियर। देन आता है हमारा सेक्शन 22। सेक्शन 22 बोला है गवर्नमेंट मैप्स ऑफ सर्वेस से रिलेटेड, ठीक है, डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउसेस एंड लैंड इन रेफरेंस टू द गवर्नमेंट मैप्स एंड सर्वेस, है ना। तो इसमें भी वही बोलेंगे कि टाउन हाउसेस और लैंड जो है प्रॉपर इसके गवर्नमेंट मैप्स के हिसाब से डिस्क्राइब होनी है। और अगर फेलियर टू कंप्लाई, अगर वो कंप्लाई नहीं करते हैं तो ये इनवैलिड नहीं करेगा, रजिस्ट्रेशन को इनवैलिड नहीं करेगा, अगर वो उसके बाद भी पहचानी जा सक रही है तो, ठीक है। अगर मतलब आप जितना डिस्क्रिप्शन दिया उस बेसिस पे हम प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई कर ले रहे हैं तो वो इनवैलिड नहीं होगा, लेकिन हम आइडेंटिफाई ही नहीं कर पा रहे हैं तो वो इनवैलिड हो जाएगा, क्लियर है। यहाँ पे हमारा पार्ट 3 भी खत्म हुआ। पार्ट 3 था हमारा 17 से लेके 22 तक। ओके, देन हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर, मतलब पार्ट 4। पार्ट 4 है टाइम ऑफ प्रेजेंटमेंट, ठीक है। हमने क्या क्या पढ़ लिया, पार्ट 1 में हमने प्रिलिमिनरी पढ़ लिया, पार्ट 2 में हमने ऑफिसर्स देख लिए कि क्या क्या होंगे, पार्ट 3 में हमने देख लिया कि क्या क्या रजिस्टर होगा, है ना। अब पार्ट 4 में हम पढ़ेंगे कि कब होगा, है ना। तो कब में ये बोला है, इसमें आप लोग एक याद रखिए 4 मंथ्स, सिंपल है, बेसिक है, कि अगर जो है टाइम फॉर प्रेजेंटिंग डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट जो है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन के लिए, वो 4 महीने के अंदर अंदर, एग्जीक्यूशन के बाद 4 महीने के अंदर अंदर वो अगर नहीं दिए जाते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा या फिर डिले के पेनाल्टी के साथ होगा, क्लियर। तो क्या है, 4 महीने के अंदर अंदर, विद इन 4 मंथ, सॉरी 4 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन, है ना। और अगर डिक्री वगैरह हुई है तो 4 मंथ्स फ्रॉम द डे ऑफ डिक्री, और अपीलेबल है तो विद इन 4 मंथ्स फ्रॉम द डे इट अटेंड्स फाइनलिटी, मतलब अपील नहीं होने के बाद जिस दिन फाइनल हो गया उस दिन से 4 महीने, क्लियर। देन 23A बोला है री रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन डॉक्यूमेंट्स। अब क्या होता है कि कई बार हम डॉक्यूमेंट जो है रजिस्टर करवानी थी, करवा दिए, हमने करवा दिया, फिर बाद में हमें पता चल रहा है अरे इसका तो जुरिस्डिक्शन ही नहीं था, यार ये डॉक्यूमेंट तो गलत बन गया है, ठीक है। या फिर इस पे कुछ ऐसा हो गया है कि क्लेमेंट गलत हो गया है, कुछ ना कुछ अनऑथराइज पर्सन ने कर दिया है, ठीक है, तो उसको री रजिस्टर कराया जा सकता है ना। एलिजिबल क्लेमेंट द्वारा इसे री रजिस्टर कराया जा सकता है। और कब से कराया जा सकता है, तो जिस दिन हमें पता चला कि ये गलती हुई है यहाँ पे, तो उससे 4 महीने के अंदर, ठीक है। फर्स्ट बिकेम अवेयर ऑफ द इनवैलिड रजिस्ट्रेशन, ओके, तो वो वापस डिस्ट्रिक्ट रजिस्टर पे अप्लाई कर देगा डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के पास, और उसके बाद वो फिर से करा सकते हैं, है ना। और जब ये री रजिस्टर होता है तो इसकी वैलिडिटी कब से मानी जाएगी, जब पहली बार रजिस्टर हुआ था, भले इनवैलिड हुआ था लेकिन जब पहली बार रजिस्टर हुआ था उसी दिन से इसकी वैलिडिटी मानी जाएगी, क्लियर। ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ये वाला स्पेशल प्रोविजन इज नॉट मच इम्पॉर्टेंट। उसके बाद आ जाओ सेक्शन 24, डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूटेड बाई सेवरल पर्सनस एट डिफरेंट टाइम्स। अब बहुत सारे लोग एक ही डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, सब अलग अलग रहते हैं, 4 भाई हैं, एक अमेरिका में रहता है, एक लंदन में रहता है, ठीक है, एक यूरोप में रहता है, ऐसा अलग अलग, इंडिया में एक रहता है, तो अलग अलग लोग हैं। अब उनको एक ज़मीन बेचनी है तो वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो क्या एक एक बार में एक ही जन आके साइन कर रहा है, ठीक है। तो एक दिन जैसे आज कोई आया, एक सपोज मार्च में कोई आया,
अब मार्च के बाद फिर से 4 महीने की वैलिडिटी बढ़ गई। फिर दूसरा आया जून में, जून के बाद फिर से 4 महीने की वैलिडिटी बढ़ गई। तो जब तक के सारे लोग साइन कर लेंगे, उसके बाद की जो 4 महीने होंगे उस समय तक के आपको रजिस्ट्रेशन के लिए उसको देना है, ठीक है। क्योंकि जब लास्ट साइन होगा उस दिन से वो एग्जीक्यूशन माना जाएगा। दैट इज वाई उसको उसके बाद 4 महीने के अंदर अंदर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए सामने रखना है। क्लियर। देन आता है हमारा सेक्शन 25। अब ऐसा कुछ सर्कमस्टेंसेस बन रहे हैं जहाँ पे डिले इज अनअवॉइडेबल, है ना। डिले जो है प्रेजेंटेशन में वो अनअवॉइडेबल है। जैसे डॉक्यूमेंट या फिर कोई कॉपी है जो इंडिया में एग्जीक्यूट हुई है, वो टाइम पे नहीं दी गई, 4 महीने के अंदर अंदर पेश नहीं की गई रजिस्ट्रार के लिए, तो रजिस्ट्रार जो है उसको अलाउ कर सकता है। लेकिन किसके साथ अलाउ करेगा, ठीक है, फाइन के साथ अलाउ करेगा। क्लियर। और फाइन इसकी कितनी होगी, 10 टाइम्स ऑफ प्रॉपर रजिस्ट्रेशन फीस। जो भी उसकी रजिस्ट्रेशन फीस होगी उसका 10 गुना फाइन के साथ वो उसको एक्सेप्ट करेगा और रजिस्टर करेगा, ठीक है। और इसका जो एप्लीकेशन होगा, इसमें रिलैक्सेशन के लिए अगर हमें कुछ छूट चाहिए तो हम अप्लाई करेंगे, भैया कुछ कम कर दीजिए, हमको प्रॉब्लम हो गई थी, कुछ स्पेशल रीज़न बताएंगे, ठीक है। तो वो जो है सब रजिस्ट्रार के पास आप भेजेंगे एप्लीकेशन, और उसके बाद वो जो है रजिस्ट्रार को फॉरवर्ड करेगा। फिर उसके बाद रजिस्ट्रार डिसाइड करेगा कि इसका करना क्या है। क्लियर। देन आता है हमारा 26, डॉक्यूमेंट अगर इंडिया के बाहर एग्जीक्यूट हुई है। तो डॉक्यूमेंट अगर इंडिया के बाहर एग्जीक्यूट हुई है तो वो जब इंडिया में आएगी, ठीक है, तो 4 महीने फ्रॉम इट्स अराइवल इन इंडिया, 4 मंथ्स फ्रॉम इट्स अराइवल इन इंडिया, और उसमें रिक्वेसाइड रजिस्ट्रेशन फीस जो है ड्यूली पे करी जाएगी, ठीक है। 4 महीने के अंदर अंदर उसको करना है रजिस्टर। उसके बाद सेक्शन 27 बोला है रजिस्ट्रेशन ऑफ विल्स। विल्स के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, एट एनी टाइम, है ना। इसमें कोई 4 मंथ का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसको कितने भी किसी भी समय आप रजिस्टर करा सकते हैं। और वैसे भी इसका रजिस्ट्रेशन तो ऑप्शनल है, मैंने बताया था, है ना। क्लियर। अब यहाँ तक हमारा पार्ट 4 खत्म होगा, सेक्शन 23 से सेक्शन 27 तक, ठीक है। 23 में था प्रेजेंटमेंट, 23A में था री रजिस्ट्रेशन, 24 में था आपका सेवरल पर्सन्स, 25 में था डिले अनअवॉइडेबल, और 26 में था डॉक्यूमेंट आउटसाइड इंडिया एग्जीक्यूट हुई है तो, और 27 में विल्स के बारे में। क्लियर है। देन उसके बाद आज की क्लास का हमारा लास्ट पार्ट पढ़ेंगे हम, पार्ट 5। अब हमने पढ़ लिया, टाइम भी पढ़ लिया, अब हम कहाँ रजिस्टर कराना है, प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन कहाँ होगी, है ना। तो प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन इसमें ये बोला है 28 में कि सारे जो होंगे शैल बी प्रेजेंटेड। सबसे पहले आप सब रजिस्ट्रार जो होगा उस सब डिस्ट्रिक्ट का, उसके सामने आपको प्रेजेंट करना है, ठीक है। सब रजिस्ट्रार के सामने जिसके जुरिसडिक्शन में आ रहा है होल और पोर्शन ऑफ प्रॉपर्टी, तो उसके सामने आप प्रेजेंट करेंगे, वहां पे आप रजिस्टर कराएंगे। ओके। देन आता है हमारा सेक्शन 29, अदर डॉक्यूमेंट्स है। तो ये तो हमने बात करी किसकी, इमूवेबल प्रॉपर्टी की। देन आता है हमारा अदर डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो जो भी 28 के अलावा अदर डॉक्यूमेंट्स होंगे, है ना, वो रजिस्ट्रेशन के लिए या तो आप रजिस्ट्रार के सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जिसके सब डिस्ट्रिक्ट में वो एग्जीक्यूट हुआ है, ठीक है, किसी की भी सब डिस्ट्रिक्ट में अगर वो एग्जीक्यूट हुआ है तो उसके सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में, या फिर ऑफिस ऑफ एनी अदर सब रजिस्ट्रार अंडर द स्टेट गवर्नमेंट, या फिर किसी भी सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में आप जा सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे जो एग्जीक्यूटेंट है और क्लेमेंट है म्यूचुअली कहीं अग्री करते हैं, तो ठीक है, तो आप वहां पे भी जाके इसे करवा सकते हैं। क्लियर। फिर उसके बाद आता है रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉपीज और डिक्रीज और ऑर्डर्स। तो डिक्री और ऑर्डर जो है, तो जिस जुरिस्डिक्शन में, जिस कोर्ट में जहाँ पे ओरिजिनल डिक्री या ऑर्डर बनाया गया वहाँ पे, या फिर अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी को अफेक्ट नहीं करती है, तो एनी अदर सब रजिस्ट्रार, ठीक है, एनी अदर सब रजिस्ट्रार के ऑफिस पे जो कि स्टेट गवर्नमेंट के अंदर है वहाँ पे रजिस्टर कराया जा सकता है। क्लियर।
देन आता है हमारा सेक्शन 30। सेक्शन 30 ये बोलता है कि रजिस्ट्रेशन की कुछ स्पेसिफिक पावर्स है सर्टेन केसेस में जो है, रजिस्ट्रार जो होगा वो सब रजिस्ट्रार से भी ले लेगा केसेस कि इसको मैं ही रजिस्टर करूंगा। ठीक है, ये क्या है, डिस्क्रिशनरी पावर है। रजिस्ट्रार चाहे तो सब रजिस्ट्रार से भी डॉक्यूमेंट ले सकता है और उसे बोल सकता है कि इसे मैं ही रजिस्टर करूंगा, उसे अगर लगे तो। क्लियर, उसके जो सबॉर्डिनेट पे सब रजिस्ट्रार है उससे ले सकता है। देन आता है हमारा लास्ट सेक्शन 31, रजिस्ट्रेशन और एक्सेप्टेंस फॉर डिपॉजिट एट प्राइवेट रेसिडेंस। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन जो होगा ऑर्डिनरी केस में, रजिस्टर जो है आपको वहां आना पड़ेगा, रजिस्ट्री ऑफिस में आपको जाना पड़ता है। ठीक है, अब जो है स्पेशल केस में जो ये बोला है कि स्पेशल कॉज अगर बताया जा रहा है, सपोज पावर ऑफ अटर्नी किसी की बनानी है, ठीक है, फादर ने अपने बच्चे के पावर ऑफ अटर्नी देना चाह रहा है। अब फादर है बहुत 80-90 ईयर्स का है, बेड पे है, नहीं आ सकता रजिस्ट्री ऑफिस, तो ऐसे केसेस में क्या होता है, रजिस्ट्रार ही जो है वो वहाँ पे उनके घर पे जाके ये डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट कराता है। ठीक है, ठीक है, या फिर उनको अगर विल डिपॉजिट करना है तो उसके घर पे जाके ही उनसे विल लिया जाता है, और उसके बाद जो है ऑफिसर जो है डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट कर लेता है और विल को एक्सेप्ट कर लेता है फॉर रजिस्ट्रेशन और डिपॉजिट। क्लियर है यहाँ तक का आप लोग को? यहाँ पे हमारा पार्ट 5 भी खत्म होगा, जो कि था हमारा 28 से 31 तक का। 28 में था हमारा प्लेस नॉर्मल, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है या लैंड से रिलेटेड है तो जिस लैंड में वो सिचुएटेड है, सब रजिस्ट्रार उसी उसी सब रजिस्ट्रार के पास आपको जाना है जिस सब डिस्ट्रिक्ट में वो लैंड सिचुएटेड है। देन आता है हमारा अदरवाइज। ठीक है, तो जहाँ पे भी वो इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूट हुआ है वहाँ पे जाओ, या फिर अगर दोनों म्यूचुअली डिसाइड करते हैं तो किसी भी सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में अंडर स्टेट गवर्नमेंट आप जा सकते हैं, है ना। देन 30 बोलता है कि सर्टेन केसेस में क्या करेंगे, रजिस्ट्रार बोलेगा अपने सबॉर्डिनेट को कि लाओ दो मैं ही रजिस्टर करूंगा। ठीक है, वो खुद से ले सकता है। एंड 31 में क्या बोला है, स्पेशल एग्जेम्पशंस मिले हैं या फिर स्पेशल केसेस हैं जिसमें रजिस्ट्रार जो है खुद उनके घर जाके वो रजिस्टर कर सकता है डॉक्यूमेंट्स को, या फिर विल्स को एक्सेप्ट कर सकता है फॉर डिपॉजिट। ठीक है, अब आगे के चैप्टर्स जो हैं हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, फिर उसमें हम 5 पार्ट करेंगे, एंड फिर एक और पार्ट पे हम 5 पार्ट करेंगे। क्लियर, ऐसा करके हम 15 पार्ट कवर करेंगे और रजिस्ट्रेशन एक्ट पूरा कंप्लीट करेंगे। क्लियर है, इसके बाद हमारा CGLRC एंड कोर्ट फेज एक्ट, ये भी हम पार्ट वाइज पढ़ेंगे और पूरा पूरा मार्च एंड तक के हम कवर करेंगे। क्लियर है? ओके, आप लोग बिल्कुल पढ़ते रहिए, और कुछ भी अगर इससे डाउट है जो मैंने क्वेश्चन पूछा है आप लोग प्लीज़ कमेंट करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, है ना, और एक्टिव रहिए थोड़ा सा। ठीक है, ताकि हमें भी मज़ा आए पढ़ाने में। ठीक है, एक्टिव रहिए। टेलीग्राम हैंडल पे आपको कुछ भी डाउट है आप उस पर क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, हम बिल्कुल आंसर करेंगे। एंड ऐप बिल्कुल डाउनलोड करके रखिए, क्योंकि उसमें ये जो सारे आप नोट्स पढ़ रहे हैं ना, ये सारे उसी में अपलोड होने हैं। ओके, उसी में अपलोड होने हैं, टेस्ट सीरीज उसी में आनी है ना। और आगे भी जब आपको लगे आपको क्लास करनी है तो आप बिल्कुल उसमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम बिल्कुल अवेलेबल है एनी टाइम आप लोग के लिए। ओके, सो पढ़ते रहिए, लगे रहिए प्रिपरेशन में। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट, चलो बाय।